आज के इस वीडियो में ध्वनि पढ़ने वाले हैं और ध्वनि से संबंधित सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आओ ध्वनि का शुरुआत करते हैं बड़े मस्ती और अच्छे के साथ। तो सबसे पहले साउंड होता क्या है? अगर साउंड की बात करें तो यानी ध्वनि, जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, यानी ये ध्वनि कैसे बनता है, यानी कैसे उत्पन्न होता है। तो याद रखना, ध्वनि क्या है? एक तरह का कंपन है। ये क्या करता है? कंपन करता है। और ये कंपन क्या होता है? अणु के गति के कारण हमारे कानों तक आवाज आती है। वही चीज लिखे हैं। बोलता क्या है? साउंड क्या है? एक प्रकार की कंपन होता है जो अणुओं के गति के कारण होता है। साउंड क्या है? एक प्रकार की कंपन है और जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या करता है? माध्यम का जरूरत होता है। अगर बात करें माध्यम क्या होता है, या तो ठोस द्रव या गैस, कुछ भी हो सकता है। वही बोल रहा है कि साउंड को माध्यम की जरूरत होता है। बात करें तो साउंड तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं श्रव्य ध्वनि, दूसरा होता है अपश्रव्य ध्वनि, तीसरा होता है प्राश्रव्य ध्वनि। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? श्रव्य ध्वनि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। श्रव्य ध्वनि हम उसको बोलते हैं जो सुन सकते हैं, जो मनुष्य सुन सकता है, उसी को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगर श्रव्य ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते तो उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और श्रव्य ध्वनि से अधिक अगर होगा तो उसको बोलेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। अगर बोलेगा श्रव्य ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो याद रखना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको बोलेंगे अपश्रव्य ध्वनि। अगर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। तो जैसे मनुष्य की ध्वनि क्या होता है? श्रव्य ध्वनि होती है। यानी अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा, जैसे कुत्ते हो गया, वो धीरे से भी अगर बोलेगा तो आवाज सुनाई पड़ लेता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, भूकंप की जो ध्वनि होती है, ये सभी क्या है? अपश्रव्य ध्वनि होती है। ये सब क्या है? अपश्रव्य ध्वनि होती है। लेकिन चमगादड़ जो आवाज निकलता है, वो क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि होता है। डॉल्फिन यानी मछली, डॉल्फिन जो ध्वनि निकलता है वो क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि होती है। और एक पारपाइसेस। अगला क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होता है। प्राश्रव्य ध्वनि जो दाब होता है वो विद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होता है। नोट में आगे क्या लिखे हैं? यदि तापमान नियत रहे, क्या बोलते हैं? यदि टेम्परेचर नियत रहेगा तो किसी भी क्रिया में अगर तापमान नियत होगा तो हम उसको बोलेंगे समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल बोलेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल बोलेंगे। अगर ताप बदलेगा, क्या बोलते हैं? यदि टेम्परेचर बदलेगा और हीट यानी ऊष्मा नियत रहेगा तो हम उसको बोलेंगे रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म प्रक्रिया बोलेंगे। आगे क्या है? ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य की तरह चलता है, अनुदैर्घ्य। और द्रव में क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। अब अनुदैर्घ्य से बोले तो धीरज याद रखना। धीरज रखने से मतलब वो हमेशा साथ साथ होता है, यानी कण की गति और ध्वनि की तरंग दोनों समांतर होगा। कहाँ पर? वायु में समांतर होगा। लेकिन वही बात करें द्रव में अनुप्रस्थ होगा, यानी इसकी जो वेग होगा अणु की गति के लंबवत होगा। ठीक है। और ठोस में दोनों होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होते हैं। द्रव में ध्वनि क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। और वायु में यानी गैस में क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। और ठोस में दोनों होता है। अब आगे क्या है? ध्वनि की चाल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ध्वनि की चाल 280 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 280 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्या है? अगर हीट कांस्टेंट रहेगा तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर बात करें, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे हम कितना लेते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं।
अगर कांस्टेंट ताप पर पूछेगा तो ध्वनि की चाल कितना होता है, 280 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगर उष्मा पे पूछेगा, उष्मा कांस्टेंट रहेगा तो 332 मीटर, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में अगर प्रयोग करते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड लेते हैं। अब ध्वनि की लक्षण क्या होता है, तो ध्वनि की 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। पहला क्या है, तीव्रता। पहला क्या है, तीव्रता। और दूसरा क्या है, तारत्व, जिसको हम पिच बोलते हैं। और तीसरा क्या है, क्वालिटी। पहला क्या है, तीव्रता, दूसरा क्या है, तारत्व, और तीसरा क्या है, क्वालिटी यानी गुणता। अब तीव्रता किसको बोलते हैं, हम तीव्रता के वजह से ही, ध्वनि की तीव्रता के ही वजह से हम ध्वनि को धीरे या प्रबल सुनाई देता है। ध्वनि या तो धीरे या प्रबल सुनाई देता है। प्रबल, प्रबल मतलब अधिक गहरा सुनाई देता है। अब ये जो ध्वनि की जो तीव्रता है किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है। और ध्वनि की जो तीव्रता होता है आयाम के वर्ग अनुपाती होता है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। आईपीएल क्रिकेट देखते हो, यस या नो, जी सर हम देखते हैं। आईपीएल में जो आवाज जो मापी जाती है, बगल में लिखा रहेगा 119 डेसिबल, 120 डेसिबल, तो वो क्या मापता है, तो ध्वनि की तीव्रता ही मापता है। और ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, तो आयाम पर, यानी आयाम के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर ये तो हो गया प्रैक्टिकल, लेकिन मेन इसका क्या होता है, माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, माइक्रोवाट बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तो ये डेसिबल होता है, ये बेल के 10वें भाग के बराबर होता है। अगर बात करें डेसिबल क्या होता है, ये बेल के 10वें भाग के बराबर होता है। बेल के 10वें भाग के बराबर होता है। 45 डेसिबल यानी 45 डेसिबल तक मानव सुन सकता है। और फिर 45 डेसिबल तक ध्वनि मानव के लिए कोई हानिकारक नहीं होता है। 45 डेसिबल तक मनुष्य का कान में कोई भी हानिकारक नहीं होगा। अगर हानिकारक कब होगा, तो याद रखना, अगर 95, क्या बोल रहे हैं, अगर 95 से 100 डेसिबल अगर तीव्रता रहे, तो यहाँ पे WHO के अनुसार ये क्या है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। मनुष्य के लिए हानिकारक है। इस पर अगर सुनेंगे तो कान भी खराब हो जाएगा। अब आगे क्या है, फुसफुसाहट। अगर किसी लेडीज, 2 लेडीज को आपस में बात करेगा तो फुसुर फुसुर बात बोलता है, तो उस फुसफुसाहट की अगर नापा जाए तीव्रता, तो उसका कितना होता है, 10 से 20 डेसिबल होता है। कितना होता है, 10 से 20। याद रखना, लेडीज सब जो बात करता है फुसफुसा वाला, एकदम 10-20 को बात बोले थे तो ठीक है, उससे याद रखना कि 10 से 20 डेसिबल होता है। लेडीज बोलता है फुसफुसा तो क्या को बात बोलता है, 10 गो 20 गो, तो उसका डेसिबल कितना होता है, 10 से 20 डेसिबल होता है। लेकिन मर्दाना जब बैठता है तो 30-40 को बात बकिए देता है। जब भी बात बकने की बात आती है, तो यानी बातचीत जब करता है मर्दाना तो 30-40 को बात बोल देता है। लेकिन लेडीज जो फुसफुसाता है तो 10-20 को बोलता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं फुसफुसाहट का कितना तीव्रता होता है, 10 से 20 डेसिबल। अगर साधारण बातचीत करें तो 30 से 40 डेसिबल होता है। ठीक है, अब अगला क्या है, तारत्व। अगला क्या है, तारत्व, जिसको हम पिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं। लेकिन क्रिकेट वाला ये पिच नहीं है, ये ध्वनि वाला पिच है। ध्वनि वाला नहीं, MS धोनी वाला नहीं, ध्वनि यानी साउंड वाला पिच है। ठीक है, अब आगे देखो, तारत्व क्या होता है, इसी के कारण, अगर ध्वनि में तारत्व होगा तो इसी के कारण क्या होता है, ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। ध्वनि या तो पतला या तो मोटी सुनाई देगा। ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है,
तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो पिच है किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन जो तारत्व है आयाम पर निर्भर करता है। याद रखना, ध्वनि का जो तारत्व है किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन ध्वनि का जो तीव्रता है किस पे निर्भर करता है? आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, लेकिन ध्वनि का तारत्व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद ही रखना। जैसे तुम लकड़ी का आवाज में लड़की का आवाज, लड़की का आवाज और मच्छरों का भनभना भन जैसी आवाज है, तो इसका जो तारत्व होता है क्या होता है? अधिक होता है। तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ से हम एक चीज क्या सीखें सर, क्या देखिएगा, इधर हम मिटा देते हैं। ये जो तारत्व है पिच किस पे निर्भर करता है? तो ये आयाम पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर तारत्व कम होगा, जैसे लड़की की आवाज कैसा आवाज होता है? कम। तो इसका मतलब तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। मच्छरों का भनभना अधिक, तो इसका आवाज कैसा होगा? पतली। क्या होगा? पतली। क्या होगा? पतली होगा। अगर तारत्व अधिक होगा तो आवाज क्या होगा? पतला होगा। तारत्व फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होगा तो तारत्व भी क्या होगा? अधिक होंगे, और आवाज कैसा निकालेगा? पतली। दूर जाके कम, तो आवाज कहाँ जाएगा? कम स्पीड होगा। आगे अब आते हैं, अगर यहीं पे बात करें, अगर तारत्व कम होगा तो आवाज क्या होगा? मोटा। और मोटा आवाज दूर जाएगा आवाज। जैसे बात करें लड़कों का आवाज मोटा होता है, होता है, तो इसका मतलब तारत्व क्या होगा? कम होगा। तारत्व जब कम होगा तो आवाज क्या होगा? मोटा होगा, तो आवाज दूर तक जाएगा। जैसे शेर का दहाड़ना, शेर जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल थरथरा उठता है। तो बताओ, शेर का दहाड़ना, इसका तारत्व क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? तो इसका तारत्व क्या होगा सर? कम होगा। यदि तारत्व कम होगा सर, तभी तो आवाज मोटा निकलेगा। जी सर, मोटा। अब आगे आते हैं, अगला क्या है? क्वालिटी। अगला क्या है बच्चों? क्वालिटी, यानी गुणवत्ता। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा आवाज तुम पहचान रहे हो, तुम बोल रहे हो तुम्हारा आवाज, यानी सबका आवाज अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा भाई का भी आवाज, सर का भी आवाज, तुम्हारा बहन का भी आवाज, सबका आवाज अलग अलग होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? तो ये क्वालिटी पे निर्भर करता है। किस पे? क्वालिटी पे निर्भर करता है, जिसको बोलते हैं गुणवत्ता। तो ये गुणवत्ता ध्वनि में अंतर क्वालिटी के कारण होता है। तो ये ओवरटोन पे निर्भर करता है। किस पे? ओवरटोन, यही है ओवरटोन। तो इस ओवरटोन पे निर्भर करता है। जैसे गायक का आवाज, सभी गायक का आवाज अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जी सर, होता है। बजाने वाला ढोलक हो गया, उसको क्या बोलते हैं? झाल हो गया। तो इन सभी का आवाज भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो क्वालिटी पे निर्भर करता है। तो ये क्या तीनों बात समझ में आया? पहला बात क्या? अगर बात करें तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करता है सर? आयाम पे निर्भर करता है। अगर बात करें ध्वनि की तारत्व सर किससे निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर सर तारत्व अधिक होगा ना तो आवाज पतला होगा, अगर तारत्व कम होगा तो आवाज क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, तो वही सेम टू सेम। तो यहाँ से क्या होगा? अगर तीव्रता, अगर क्या बोलते हैं तीव्रता, इसी की वजह से ध्वनि धीमी या तो प्रबल सुनाई देगा। तो आवाज क्या होगा? तो आवाज भी बता दो सर। तो आयाम तीव्रता क्या है? तो तीव्रता कितना दूर जाएगा? आयाम। आवाज मोटा है तो दूरी क्या होगा? अधिक होगा। अगर आवाज पतली है तो इसका क्या होगा? कम होगा। तो यानी आयाम भी क्या होगा? कम होगा, तीव्रता भी कम होगा। यानी पतले यानी लड़की का आवाज कितना भी झगड़ा करेगा ना तो घरे में आवाज रह जाता है, लेकिन मर्दाना जब झगड़ा करता है तो पूरा टोला सब सुन लेता है कि क्या हुआ क्या नहीं। वही हुआ कि अगर मोटा आवाज रहेगा तो आयाम से क्या होगा? प्रबल होगा। चलो अब आगे आते ही, ध्वनि का वेग प्रभावित करने वाले कारक, यानी किन वजह से ध्वनि
का वेग बढ़ता है या तो घटता है, उसको अब हम समझेंगे। तो ध्वनि के वेग प्रभावित करने वाला कारक देखो, पहला क्या है, तापमान यानी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ध्वनि का चाल भी क्या होगा, घटेगा। देखो, वेग बने से वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है, पहले याद रखना, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, घटेगा। नोट में एक चीज याद रखना, अगर 1 डिग्री बढ़ने पर 61 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। अगर ध्वनि, अगर बोले टेम्परेचर 1 डिग्री अगर बढ़ गया तो ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। इसी पर एक सवाल लिए हैं, तो अगर बोले कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग का दोगुना हो जाए, तो हमका क्या होगा, अनुभार। यानी गैसों के अनुभार में क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। हम पहला बात पढ़ें, तापमान। तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, घटने से घटता है। ठीक है। अब अगला क्या है, गैसों का अनुभार। तो गैसों का अनुभार बढ़ने से भी ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है। यानी गैसों के अनुभार से ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है। अगर गैसों का अनुभार कम होगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो वही चीज लिखे हैं। ये किसके समानुपाती होता है, तो याद रखना, भी यानी ध्वनि का वेग का वर्गमूल किसमें, अणु के भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन टेम्परेचर के वर्गमूल के समानुपाती होता है, लेकिन अनुभार वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वेग बढ़ने पे अगर अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। अनुभार घटने से ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो याद रखेंगे। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, V1/V2 बराबर M2/M1। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती इसलिए हम उल्टा कर दी, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है। M क्या है, गैसों का अनुभार है। अब यहाँ पे एक चीज लिखे नोट, अगर पूछेगा सबसे हल्का गैस कौन सी है, तो याद रखना हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक वेग किसमें भी होगा, तो हाइड्रोजन में ही होगा। अगला है सबसे भारी गैस, क्या होता है, टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। और सबसे कम वेग इसी में होता है। सबसे भारी गैस टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड, जो कम ध्वनि का वेग इसमें क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे हैं, बोलता है कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग 1100 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में ध्वनि का वेग कितना होगा। तो अगर बात करें हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है सर, हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है सर, 2 × 16 दूनी 32 होता है। ठीक है। अब वेग कितना दिया है, V1 बराबर कितना, 1100 मीटर प्रति सेकंड। V2 पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं, V1/V2 बराबर M2/M1 का रूट अंडर। V1 मेरा सर ध्वनि का वेग 1100/V2। M2 सर कितना है, M2 सर M2 कितना है, H2 का स्क्वायर। M2 के यहाँ कितना है, 32, M1 A1। अगर इधर 32 करें तो क्या हो जाएगा, 1100/V2। इसका क्या होगा, 8 चौके 32, अगर 16 दूनी 32, तो यहाँ पे होगा 4√2। अगर हम V2 को उधर भेजे तो क्या होगा, 1100/4√2। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 7 चौक 28 7 25 /√2। ऊपर नीचा गुना करके निकाल लें, ध्वनि का वेग निकल जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता क्या आता है, आर्द्रता ध्वनि के वेग के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा, आर्द्रता घटने से ध्वनि का वेग घटेगा। अब दाब, क्या दाब, दाब पर कोई प्रभाव पड़ता है, चाहे बढ़े या घटे। दाब बढ़े या दाब घटे, ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगला क्या है, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था ध्वनि के समानुपाती होता है। यानी प्रत्यास्था बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ेगा, घटने से घटेगा। निर्वात में प्रत्यास्था कितना होता है, 0 होता है। निर्वात में प्रत्यास्था कितना होता है, 0 होता है।
प्रत्यास्थ सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। जिसमें अधिक तो ध्वनि का वेग ही सबसे अधिक, और उसके बाद द्रव में, तब जाके गैस में। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? तो कांच में होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? तो कांच में होता है। तो उसी तरह सबसे अधिक वेग भी किसका होगा? कांच में होगा। उसके बाद किसमें होगा? इस्पात में होगा। उसके बाद किसमें होता है? इस्पात में होता है। अब ट्रिक में इस सब को याद कैसे रखेंगे? याद रखना, गैसों का अनुभार बढ़ने से वेग घटता है। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा घटने से बढ़ता है। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है तथा गैसों का अनुभार घटने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। लेकिन दाब बढ़ने या घटने पर ध्वनि के का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी तापमान आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और घटता है। यानी हमको याद रखना है, गैसों का अनुभार में ही एक उल्टा होता है और बाकी सब में बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। 1 डिग्री बढ़ने पर कितना डिग्री? तो 100 सेंटीमीटर या 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक।